नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। तहसील को मल्ला महल वापस शिफ्ट करने को व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बैठे धरने पर। गौरा शक्ति ऐप के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हुआ मॉक ड्रिल का आयोजन। सोशल मीडिया पर एक विवाद के चलते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हरिद्वार जिलाध्यक्ष को मिली धमकी। पशु वधशाला को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध। बाथरूम से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। आरोपी कबाड़ के साथ करता था नशेड़ियों को स्मैक बेचने का काम। आरोपियों के पास से 293 कछुए बरामद। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा के मल्ला महल में तहसील वापसी को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल आपको बता दें कि न्यू कलेक्ट्रेट परिसर में तहसील को शिफ्ट करने से मल्ला महल के व्यापारियों के लिए वह काफी दूर हो रहा है, इसलिए व्यापारी लगातार उसे पुनः मल्ला महल में शिफ्ट करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तथा बाजार बंद कर नगर में जुलूस निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जिला प्रशासन होश में हो। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा पूरे मीडिया। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग लगातार कांग्रेस द्वारा उठाई जा रही है, जिसके चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गांधी पार्क देहरादून में धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान कई विपक्षी दलों ने उनका समर्थन किया। धरने में पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सारे उत्तराखंड के दर्जनों सामाजिक राजनीतिक संगठन इस आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह। ये जो हम बैठे हैं ये भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हीं आवाजों के साथ मैं अपनी आवाज को ही मिला रहा हूँ और धरना 24 घंटे का मैं ही दूंगा। मैंने अपने पोस्ट में भी साफ लिखा है कि जो आए ज्यादा देर अपने को अपनी एकजुटता जाहिर करके अपना चले जाए। 24 घंटा नहीं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक नई पहल कर महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया, जिसके लिए जगह जगह अल्मोड़ा में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका एक नजारा देखने मिला सीएचसी धौलादेवी में, जहां दनैया पुलिस ने आशा कार्यकर्तियों को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक कर गौरा शक्ति ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देख शासन से जारी आदेशों के अनुपालन में अल्मोड़ा में सीएचसी जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने एवं महामारी के दौरान तैयारियों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाएगा, इस पर आपातकाल स्थिति से बचने के लिए अभ्यास कराया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सैंपल लिया जा रहा है पेशेंट का। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हरिद्वार जिलाध्यक्ष अंकित कुमार ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बीते दिन सोशल मीडिया पर हुए एक विवाद के चलते ये बात कही कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थक उनको एवं उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं, जिससे वह उनके परिवार के लिए खतरे का एक विषय बन गया है और अब मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से इस विषय में वह वार्ता कर कार्रवाई की मांग करेंगे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। उन्होंने वहां पे एक पोस्ट किया। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विवाद ये था कि परसों खानपुर विधायक उमेश शर्मा जी ने एक पोस्ट किया था कि वो अपनी टीम के साथ में बालाजी दरबार में दर्शन के लिए गए हुए थे। मैंने उनसे पूछ लिया कि आप अपनी टीम में जितने भी आपने फोटो डाला है सब बाहर के, नोएडा के, दिल्ली के, एनसीआर के लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के, हमारे खानपुर का भी कोई आदमी आपकी टीम में है या नहीं है। तो इस बात को लेकर उमेश कुमार जी के समर्थक बहुत ज्यादा नाराज हुए और उमेश कुमार जी ने अपने समर्थकों को उकसाने का काम किया। मामला एक जनप्रतिनिधि के द्वारा शांत कराया जाना चाहिए था कि भाई चलो हम सभी क्षेत्र के निवासी हैं और वो जो लड़का था वो हमारे गांव का था, हमारे परिवार का था, हमारे
कई पीढ़ियों से हम साथ में रहते हैं। तो उमेश कुमार जी द्वारा उस लड़के को उकसाकर गांव का माहौल तनावपूर्ण बनाने की जो करने की उन्होंने कोशिश की है। गांव में माहौल तनावपूर्ण बने, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह उकसाने का काम उमेश कुमार जी ने किया था। और फिर उस उमेश कुमार जी द्वारा हमारे घर पे, हमारी माता जी के पास में, हमारे पिताजी के पास में अपने समर्थकों को भेजा गया। उससे मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए था। अगर मैं उमेश कुमार जी की माँ के पास में अपने गांव के 5, 7, 10 आदमी भेज दूं तो उनको कैसा लगेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये था। जसपुर क्षेत्र के गांव रामनगर वन में पशु गौशाला खोलने को लेकर 30 अक्टूबर को जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को पत्र लिखा गया था, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आज निरीक्षण के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचने वाली थी, जिस पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच इसका विरोध किया और उप जिलाधिकारी जसपुर को गौशाला न खोलने को लेकर ज्ञापन सौंपा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। 21 अक्टूबर 2022 में एक डीएम साहब को जमशीदा बेगम द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया, एप्लीकेशन दी गई थी यहाँ पे सिलेक्टर हाउस खोलने के, उसमें जो कि हम लोगों ने उस समय विरोध किया था। तो उस समय ये जांच रुक गई थी। कल एसडीएम महोदय द्वारा एक लेटर जारी हुआ कि यहाँ का एक टीम गठित करके इसका निरीक्षण कराया जा रहा है। इसलिए हम सुबह ही सब जने यहाँ पे गांव के लोग और हमारे साथ रवि कश्यप जी, अजय भाई, सब जने इकट्ठे होके, चौबे जी वाला सब बजरंग दल इकट्ठे होकर यहाँ पे पहुँचे, लेकिन यहाँ पे अधिकारियों द्वारा वो सर्वे कैंसिल कर दिया गया। हमारी मांग ये है कि ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हम किसी भी स्थिति में सिलेक्टर हाउस नहीं बनने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग खड़े हैं, ये प्रस्तावित वो स्थान है जहाँ पर गुसलखाने का योजना बनाने की है। तो पहले भी यहाँ ये विषय आया था, आज फिर एक जांच टीम यहाँ आने वाली थी। तो मैं बता दूं कि ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, स्कूल पास में है, मंदिर भी पास में है, और दोनों गांव जो बिल्कुल निकट हैं, आधा किलोमीटर की दूरी में है, वो हिंदू बहुल्य क्षेत्र है। और इससे पूरे क्षेत्र की जनता, कोई एक जाति नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता आहत है, जनता में आक्रोश है। और मैं पुरजोर तरीके से प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि इस प्रकार के कोई भी कार्य इस क्षेत्र में नहीं होने पाए, इससे शांति भंग होने का खतरा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आवेदन आया है स्लॉटर हाउस को बनाने के लिए, उसमें आज एक संयुक्त निरीक्षण होना था, क्योंकि आज जिला ये पूरे स्टेट में मॉक ड्रिल भी चल रही है, तो उस कारण से इसे थोड़ा सा निरस्त करना पड़ा, क्योंकि कुछ टीम इसमें जो हॉस्पिटल से भी आनी थी, तो उनकी लगातार उसमें मॉक ड्रिल का चल रहा था, तो इस कारण से ये कैंसिल किया गया। तो इसी को लेके ग्रामीण जो थे उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पशु गौशाला यहाँ पर ना खुले। रामनगर के पीरूमदारा इलाके में घर के बाथरूम से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक युवक का शव, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस को सूचना मिली कि पीरूमदारा क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम दीपक कुकरावत है, जो 35 साल का है, वो संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो गई है। शव को हमारे द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देख उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में उधम सिंह नगर के बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसडीएम राकेश चंद तिवारी की देखरेख में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिस दौरान 108 एम्बुलेंस की मदद से लाए गए मरीज की कोरोना की जांच कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। मालूम है पूरे भारत में, भारत सरकार के निर्देशों क्रम में सभी जगह पूरे भारतवर्ष में मॉक ड्रिल करी जा रही है। जैसे कि मालूम है कोविड-19 का दोबारा सा प्रकोप चाइना के माध्यम जापान कई कंट्रीज़ में आ गया है, हमारे यहाँ भी इसमें दस्तक दे दी है। उसकी दिशा उसी क्रम में हमारे यहाँ भी मॉक ड्रिल करी जा रही है कि हमारी तैयारियाँ कैसी हैं। उसी क्रम में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, उप जिलाधिकारी मिस्टर तिवारी के ऑब्जर्वेशन में अभी हमें मॉक ड्रिल करी है, जिसमें सीएमओ ऑफिस से भी 2 हमारे डॉक्टर्स आए हैं।
तो हमने एक डमी करके एक मरीज़ को हमने कैसे ले आना है, कैसे उसको आइसोलेशन में रखना है, कैसे उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है, कैसे रैपिड टेस्ट कराना है, ये सब करा हमने। और हमने RT-PCR रैपिड कार्ड भी टेस्टिंग शुरू कर दी है। और सभी लोगों से गुजारिश है, जैसे एजेंट साहब ने कहा है कि जैसे बूस्टर डोज हमारे पास उपलब्ध होने वाली है, रुद्रपुर में आ गई है, अब बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है ज़रूर लगवाएं, उससे और हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात है, हमारे यहाँ संक्रमण तो है लेकिन कोई मॉर्टेलिटी नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है। सबसे दोबारा विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, CSC बाजपुर और जो अब जहाँ भी हमारी लगेंगे हरिपुरा, किला खेड़ा, सुल्तान पट्टी, वहाँ लगाई जाएगी। तो सभी से है कि सब लोग उसमें लगवाएं। जो गवर्नमेंट के निर्देश पर और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे आज यहाँ CSC बाजपुर में कोविड-19 की जो इस समय की लहर चल रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए कि क्या हमारे पास तैयारियां हैं हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सिलेंडर और जो बेड्स वगैरह हैं, उसको लेके मॉक ड्रिल का आयोजन अभी 11 बजे किया गया। हमारे यहाँ जो CMS हैं डॉक्टर माथुर जी हैं और उनकी पूरी टीम है। तो अभी हमने एक पेशेंट को जो मॉक ड्रिल में कोविड पॉजिटिव पाया गया था उसको यहाँ इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उसके बाद वहाँ उसका चेकअप के पश्चात उसको आइसोलेशन वार्ड और देन उस जो हमारा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है वहाँ ले जाया गया। तो तैयारियाँ देखी गई और इस समय जो रिक्वायरमेंट है उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन भी है और 14 उसके ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं और 4 हमारे आइसोलेशन बेड हैं। तो तैयारियाँ पर्याप्त हैं। और जो जैसे इस समय सैंपलिंग की भी शुरुआत हो गई है हमारे यहाँ, रैपिड एंटीजन की टेस्ट की जो टेस्टिंग हो गई है, RT-PCR की किट मंगवाई गई है, अब उसकी भी टेस्टिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। और इसमें जो कोविड के जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड बार में देखा था कि दिक्कतें हुई थी, तो उसको देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, तो उनके द्वारा जो वैक्सीन अवेलेबल करवाई गई थी तो फर्स्ट और सेकंड डोज लग गई थी। और जो हमारे इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो मेडिकल टीम है और हम लोग सभी लोगों ने बूस्टर डोज भी लगवाए थे। तो मेरा सभी लोगों से एक अपील भी है जो हमारे परगना बाजपुर के सब निवासी हैं कि वो बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डोज तो अमूमन लगभग सभी ने लगवा लिया है। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया वो बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। उधम सिंह नगर के थाना पुलभट्टा टीम ने स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी कबाड़ का काम करने के साथ साथ नशेड़ियों को स्मैक सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक ओवरब्रिज के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी समय वहां से गुजर रहे 3 संदिग्ध व्यक्तियों पर शक होने पर पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया। तलाशी के दौरान तीनों आरोपियों के पास से 30.16 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ NDPCS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के खिलाफ लगातार हम लोगों का अभियान जारी है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के उद्देश्य से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता पुलभट्टा पुलिस को मिली है, जिन्होंने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इनसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है सभी की। इनके बारे में जानकारी की गई तो ये पता लगा कि कबाड़ के धंधे की आड़ में ये लोग स्मैक का कारोबार कर रहे थे और ये जहाँ से लाते हैं और जिनको बेचते हैं उसमें भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इनके खंगाले जा रहे हैं। उसमें हम विवेचना के दौरान जो भी अन्य लोग जिनका नाम प्रकाश में आता है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों की प्रॉपर्टी की भी हम लोग जांच करेंगे और यदि इनके विरुद्ध गैंगस्टर के अंतर्गत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य SO पुलभट्टा द्वारा किया गया है और इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया गया है। जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली उसके आधार पे एक व्यक्ति इसमें फरार पाया गया है, जो कि इसमें वांटेड हुआ है इस मामले में, जो कि इनका मेन डीलर था और ये लोग कबाड़ के धंधे की आड़ में नशे का कारोबार कर रहे थे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में।
देवर पान नमकीन अपनों को करीब। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में स्थापित कोविड वार्ड में बेड से लेकर वेंटिलेटर तक की हर सुविधाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिसके चलते आज मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल के माध्यम से कोरोना संबंधी तैयारियों का जायजा लिया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज हमने कोविड की चौथी वेव को देखते हुए मॉक ड्रिल की है जिला अस्पताल में, और यहाँ पे हमने 2 पेशेंट भी हम लोगों ने भेजे और फिर देखा कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। पेशेंट रिसेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन टू स्क्रीनिंग एरिया, स्क्रीनिंग, उसके बाद उनका मैनेजमेंट के लिए जनरल वार्ड या आईसीयू में ले जाने का हमने पूरा एक्सरसाइज देखी है। कुछ अभी छोटी छोटी कमियां हैं, वो हमारी टीम इसको दूर कर लेगी और इससे अस्पताल की रेडीनेस भी पता लगती है और जो पहले के चरणों पे जो अनुभव है उसका भी ज्ञान लेते हुए इस बार मॉक ड्रिल अच्छी हुई है, पर थोड़ी बहुत कमियां हैं वो हम दूर करवाएंगे। दिनेशपुर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में कछुए के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 293 कछुए बरामद किए गए हैं। बरामद कछुओं की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 6 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में पहली बार इतनी भारी मात्रा में कछुओं की खेप पकड़ी गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो पीछे आज जो है दिनेशपुर पुलिस को एक बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें वन्यजीवी तस्करी की जो अपराध है उसके ऊपर प्रहार करते हुए इन्होंने उत्तराखंड के इतिहास में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो कछुए है, एक एंडेंजर्ड प्रजाति का 293 कछुए कुल मिला के ये बरामद हुए हैं। ये मुखबिर के इनपुट पर काम हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे बाएं में ब्लैक कलर XUV 500 में ये तस्करी हो रहा था। इसके चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उसमें 6 बोरियों में कुल मिला के 6 बोरियों में 293 कछुओं को हमने बरामद हुए हैं। उसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं और तीसरा जो है फरार हो गया है। इसकी पकड़ दकड़ जारी है। कितनी कीमत होगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? 6 लाख रुपए के अनुमानित, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका अनुमानित मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए है। कुछ लोग इसको पालने के लिए भी यूज करते हैं, कुछ लोग कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हल्द्वानी के गौलापार स्थित नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिव्यांग छात्रों ने अपना वार्षिकोत्सव मनाया, जिस दौरान सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर छात्रों ने सबका मन मोह लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम भी ना बच पाएंगे, हमने संकल्प प्रतिवर्ष हम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के आवासीय संसाधन केंद्र में वार्षिकोत्सव का आयोजन करते हैं। लगभग यह कार्यक्रम 27 दिसंबर को ही संपन्न होता है। इसमें हमारा प्रयास रहता है कि जो भी दिव्यांग विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सभी अपने उदार दानदाता समाज सेवियों को आमंत्रित किया जाए, ताकि सबकी एक साथ मुलाकात भी हो जाती है और साल भर बच्चों द्वारा जो प्रगति की जाती है उसका भी एक लेखा जोखा हम पेश करते हैं। हमारे दिव्यांग विद्यार्थी जब से नैब के आवासीय संसाधन केंद्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तब से नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे 4 विद्यार्थियों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रतिष्ठित विद्यालयों में लेडी श्री राम, रामजस, आत्माराम जैसे विद्यालयों में प्रवेश मिला है। इसके लिए हम उन लोगों के बड़े आभारी हैं जो इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सहयोग देते हैं। विशेषकर प्रतिवर्ष 27 तारीख को नैब के इस कार्यक्रम में श्रीमान राजभट्ट जी, जो कि एलारा कैपिटल के CEO हैं और जिनका व्यवसाय इंग्लैंड में स्थापित है, एक माह के लिए वो हिंदुस्तान भ्रमण में आते हैं और नैब के बच्चों को अवश्य मिलते हैं। आज हमारे बीच
मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान रविंद्र मैठानी जी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। और हमारे बच्चे जितनी भी उन्हें जानकारी है निर्भीकतापूर्वक ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करते हैं। और हम ये मानते हैं कि शारीरिक रूप से हमारे बच्चे दिव्यांग हैं, परंतु मानसिक रूप से वो किसी से कम नहीं है। कि जब से हमने यहाँ नमस्कार, मेरा नाम कैलाश सिंह धामी है। मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मैं पढ़ने के लिए MB इंटर कॉलेज हल्द्वानी जाता हूँ और मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रतिवर्ष हमारे इस नैब संस्था में यहाँ 27 दिसंबर को एनुअल डे मनाया जाता है, जिसमें हमारे बीच हमारे लंदन से आते हैं सर राजभर जी। वो हम सभी बच्चों से मिलने आते हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, बच्चों के साथ मनोरंजन करते हैं। और 27 दिसंबर के बाद वो दिसंबर 31 तारीख को यहाँ लास्ट ईयर यानी न्यू ईयर मनाने यहाँ आते हैं और बच्चों के साथ मनोरंजन करते हैं। और सर, यहाँ सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने यहाँ हमारे मतलब गेस्ट आते हैं। सर, शुरुआती दिन में जब हमें लगता था कि अब हमें दिखता नहीं है, तो हम उसके बाद अपने पहाड़ से यहाँ आए, तो यहाँ आके मुझे लगा कि अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। तो मैंने अपने साथियों को देखा, अपने मित्रों को देखा, तो यहाँ पढ़ते थे, लिखते थे, जो ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। और मैंने भी यहाँ के उसे सीखा। और मुझे लगता है कि अब मैं जो पहले मैं सोचता था मैं अब नहीं दिखने के उससे अब दृष्टिहीन होने के कारण अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब जब मैं यहाँ आया 2018 में जब यहाँ आया, तो मेरे को लगा कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। और नमस्कार, मेरा नाम ललित मोहन पांडे है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र पढ़ने के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौड़खेड़ा जाता हूँ। आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन डे है। हमारे एनुअल फंक्शन डे में आज मुख्य अतिथि लंदन से श्री राजभर जी आए हैं। वो हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में अनेक उदारवादी लोग भी आए हैं। हमें अनेक चुनौतियों के साथ खुश होने का मौका मिलता है। जैसा कि आजकल दिव्यांगजनों को कोई नहीं पूछता। हमारे समाज में कई ऐसे दिव्यांगजने हैं जिन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी में से ही हमारे एक सर हैं श्री श्याम सिंह धानी जी, जो हमें जैसे दिव्यांग बच्चों को यहाँ लाकर उन्हें आगे ऊंचाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम सभी पढ़ लिख कर आगे एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। और बस इसी के साथ ज़्यादा कुछ न कहते हुए थैंक यू। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति बनभूलपुरा के संयोजक टीकाराम पांडे ने सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती में रह रहे सैकड़ों परिवारों को भूमि आवंटित कर बसाने को लेकर शासन स्तर की कार्रवाई पर प्रकाश डाला और बताया कि यह कार्रवाई वर्ष 2010 से लटकी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज सवाल इसका है कि क्या जो है उत्तराखंड अलग हो चुका है। उससे पहले 1950 में जब यूपी के में ही उत्तराखंड आता था, तब हमारा ये कहना है कि हाईकोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि जो फैसला हुआ है वो केवल संपत्ति के आधार पर हुआ है, यानी कि रेलवे की संपत्ति मान ली गई है। पर हमारा ये कहना है कि ये जो फैसला है ये विवादित संपत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। क्योंकि इस पे जो बनभूलपुरा वासी हैं वो भी इसे अपनी ज़मीन कहते रहे और रेलवे भी उस ज़मीन को अपनी कहते रहा है। अगर कागज़ों की बात करें तो बनभूलपुरा वासियों से कागज़ मांगे गए हैं, पर रेलवे से जो कागज़ मांगे गए हैं वो केवल जो है उनके पास 4 नक्शे के अलावा कुछ नहीं है। और जो वो भी जो है 1959 का जो उनके पास नक्शा बनता है, यानी कि ज़मीन रेलवे के पास भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। दोनों, अगर हम ये कहते हैं कि लोगों के पास ज़मीन की जो लीज पर ज़मीन ली उन्होंने दोबारा उन्हें रिन्यू नहीं कराया है, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि रेलवे की भी जो जमीन है वो 1959 में ही उसके स्थानांतरण की प्रक्रिया में थी, उसी टाइम का नक्शा, उसके अलावा कोई इसमें प्रोसेस नहीं हुई है। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।